इंतज़ार। क्या बात है सुधा जी, आज तो पूरा घर ही पकवानों की खुशबू से महक रहा है। इतना तो दिवाली दशहरे पर भी नहीं मनाते, पर आज तो लगता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा त्यौहार मना रही हो। हाँ जी कर्नल साहब, क्यों ना मनाऊं। आज पूरे 3 साल के बाद मैं अपने बेटे से मिलूंगी। दिल पल पल उसे देखने के लिए धड़क रहा है। यह आपके बाप का दिल समझ नहीं सकता। आपका दिल तो बहुत कठोर होता है, पर माँ के दिल से पूछो। अपने लाल को अपने आंचल से छुड़ाकर बॉर्डर पर भेजा है। पल पल उसकी सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। सही कह रही हो सुधा, तुम्हें तो बस यही लगता है कि हम कर्नल के दिल बहुत कठोर होते हैं, जो अपने बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं। अरे हम भी बाप हैं, हमारा भी दिल है, हमारे भी बच्चे उतना ही धड़कता है जितना तुम्हारा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम जज्बातों में बह देती हो और हमने सीने से छुपाए अपने बेटे को हर पल याद करते हैं। अच्छा यह तो बताओ, बेटे के आने की खुशी में क्या क्या पकवान बनाए हैं। तो सुधा बड़ी खुशी से कहती है, बहुत सारे पकवान बनाए हैं। सबसे पहले गाजर का हलवा बनाया है, उसे बड़ा पसंद है। मूंग की दाल का हलवा बनाया है, बेसन की चक्की बनाई है, मठड़ी पापड़ और पता नहीं कितनी चीज़ें बना डाली मेरे बेटे के लिए। तभी भागती हुई नेहा आती है और कहती है, हाँ हाँ, बेटे के मुँह में तो माँ को अंधा कर दिया है। एक बेटी घर में भी है, उन्हें दिखाई नहीं देता। मैं तो कितना जिद करती हूँ, मेरे लिए हलवा ही बना दो, पर वह बनाने को भी तैयार नहीं होती। और बेटे के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। चल हद झूठी, कहीं जो कहती है वो बनाती हूँ। 3 साल से तेरे भाई के लिए कुछ नहीं बनाया, तुझे शर्म नहीं आती। आज तो जी भर के मुझे उसके लिए कुछ बना लेने दो, फिर वापस चला जाएगा। मैं तरसती रहूँगी उसे कुछ अपने हाथ का बनाकर खिलाने को। हाँ हाँ माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे उतनी ही बेसब्री से अपने भाई का इंतज़ार है जितनी बेसब्री से आपको। नेहा ने कहते हुए अपनी माँ को सीने से लगा लिया और फिर कहने लगी, इस बार जब भाई आएंगे तो उन्हें जल्दी जाने नहीं देना। इस बार हम सब मिलकर बाहर घूमने चलेंगे। अरे तुम सब अपनी ही बातें कर रहे हो। किसी ने आरती को फ़ोन करके बुलाया कि उसका पति 3 साल बाद आ रहा है। हाँ पापा, भाभी को फ़ोन कर दिया है, वह निकल चुकी है, ट्रेन में बैठ गई है और महाराज के साथ शाम तक पहुंच जाएंगी। वह बेचारी भी कितना सब्र करके बैठी है। 3 साल में अपने पति का इंतज़ार कर रही है, पर चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। कुछ दिनों पहले कह रही थी, बहुत दिन हो गए अपने पापा से मिली नहीं, तो मैंने कहा तू मिल के आ जा। फिर मैंने ही सुमित आएगा वैसे ही तुझे बुला लूँगी। आखिरकार माँ बाप की इकलौती बेटी है, उन्हें भी तो उससे मिलने की इच्छा होती होगी। सुधा ने बड़े प्यार से नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी कर्नल साहब बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, उनका भी पूरा हक है हमारी बहू पर। और सबसे ज़्यादा तो मैं खुश हूँ मेरे छोटे से प्यारे से सोम के लिए, जो जन्म के बाद आज पहली बार अपने पिता को देखेगा। कैसा वक्त काटा है उसने भी। वह तो अपने पिता की गोद में आ भी नहीं पाया और अपनी फ़ोटोज़ भेज भेज कर सुमित को अपना चेहरा दिखाता रहा। आज जब वह देखेगा तो खुशी से झूम उठेगा। बातें करते करते कब सुधा जी आंखें भीग गए पता नहीं चला। बॉर्डर कैंप में और भाई क्या फीलिंग आ रही है। 3 साल बाद अपने घर जा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तभी सुमित के पास बैठा हुआ उसका दोस्त मोहित कहता है, हाँ यार तू सोच नहीं सकता, मेरी भी सबरी में 3 साल से अपने परिवार से मिलने को तरस रहा हूँ। मुझे पता है मेरी माँ, मेरे पापा, सब लोग पलके बिछाए बैठे होंगे मेरे इंतज़ार में। और सबसे ज़्यादा तो मुझे इंतज़ार है मेरे जिगर के टुकड़े को सीने से लगाने का। हुआ है जब से उसे छू तक नहीं पाया, उसे प्यार तक नहीं कर पाया, उसे आशीर्वाद नहीं दे पाया। बोलेंगे मुझे कैसे पता हो, तुम मेरे जन्म पर भी तुम मेरे साथ नहीं थे। बहुत गुस्सा करेगा मुझ पर। नहीं नहीं मेरे दोस्त, उसे तुम पर फ़क्र होगा कि मेरे पिता देश के लिए खड़ा है। अपने परिवार को छोड़ने के ऐसे लोग बहुत कम किस्मत वालों को मिलते हैं। चल ठीक है, तू अपनी पैकिंग पूरी कर ले। अभी ट्रेन में 3 घंटे की देरी है, सुना है ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई है। तब तक मैं जाकर ऑफिस में सर को अपनी एप्लीकेशन देता हूँ कि मेरी भी एप्लीकेशन मंजूर कर ले। हाँ हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट, यह कहकर मोहित चला जाता है। सुमित अपनी जेब में वॉलेट निकालकर उसके अंदर अपने परिवार की फ़ोटो होती है। आरती का चेहरा ही देखते ही उसे पहली मुलाकात याद आ जाती है, जब आरती के घर वाले मिलने के लिए पहली बार गया था। आरती को देखने पहली बार गया था
और जिस तरीके से जब वह वहाँ पहुँचा तो आरती खिड़की से उसे देख रही थी। उसके माँ बाप थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि आरती ने एक चिट्ठी उसकी तरफ फेंक दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि यह मेरा फ़ोन नंबर है, शादी की बातें तय हो उससे पहले मैं तुमसे फ़ोन पर बात करना चाहती हूँ। और नीचे ईमेल आईडी बनाकर के आरती ने लिखा था। पापा ने पीछे पलटकर देखा कि अचानक से रुक कैसे गया, तो मैंने कहा आप चलिए, मुझे किसी की ज़रूरी फ़ोन आया है, मैं 5 मिनट में फ़ोन पर बात करके आता हूँ। तो माँ ने बाबा की तरफ देखकर कहा तुम फौजियों की यही प्रॉब्लम है, कभी घर वालों के लिए पूरा समय नहीं चलते। अब लड़की देखने आए हैं या उसमें भी से अफसरों का फ़ोन आ गया। तो पापा ने तुरंत बोला लेफ्टिनेंट है हमारा बेटा, उसके पास में फालतू का समय नहीं होता। तो माँ की बहस चालू हो गई। तो पापा बोले कि अरे बाबा मुझे माफ़ करो, यह बहस मत करो, हम किसी के यहाँ लड़की देखने आए हैं, वह लोग क्या सोचेंगे कि इस उम्र में लड़के के माता पिता लड़ते हैं, तो मेरी बेटी का क्या होगा। उस चिट्ठी में लिखा था मैं आपसे जो भी बोलने जा रही हूँ उन बातों को बुरा मत मानना। मैं जानती हूँ एक फ़ौजी की बीवी होना मतलब बहुत बड़ा सब्र का फल रखना, पर मैं पहले ही कह देती हूँ मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है। मैंने ताउम्र अपनी माँ को तड़पते हुए देखा है। वह हर बार अपने पति का इंतज़ार करते थी, कभी एनिवर्सरी पर, कभी बर्थडे पर, कभी उन्हें समय नहीं मिलता था उन्हें अपने साथ ले जाने को। वह छोटी छोटी खुशियों के लिए भी बस घड़ी को टिक 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 देखती रहती। पर मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, मैं यह सब नहीं कर पाऊँगी। तो चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ में मेरा हर बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, हर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँ, कभी कभी हम लोग मूवी देखने जाएं और कभी डिनर भी बाहर करें, कभी कभी वीकेंड में हम लोग बाहर घूमने का प्लान भी करें। यह देख सुन के मुझको हंसी आ गई। तभी सुमित ने बोला कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बातें करते करते आरती भूल गई थी कि उसके सामने वाले को मौका ही नहीं दिया था कुछ बोलने का। ओह सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, पर मेरे दिल में जो था मैंने सब कुछ आपसे कह दिया। अगर आपको वह सब कुछ नहीं पसंद है तो प्लीज़ आप शादी से मना कर दीजिए, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं मना नहीं कर सकती। देखिए मैं आपसे यह वादा तो नहीं कर सकती कि अपना पूरा समय आपको दे पाऊँगा, लेकिन उस समय पर मेरे देश का भी हक है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको पलकों पर बिठा कर रखूँगा, आपको इतना प्यार करूँगा कि आपके जीवन में प्यार की कमी पूरी हो जाएगी। मैं यह तो नहीं कहता कि मैं हर बर्थडे, हर एनिवर्सरी आपके साथ सेलिब्रेट कर पाऊँगा, पर मैं यह ज़रूर कहता हूँ कि आपका हर बर्थडे और हर एनिवर्सरी बहुत ही ख़ास होगा मेरे लिए, और मेरे बहुत ख़ास बना लूँगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके चेहरे से कभी जुदा नहीं होने दूँगा। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते से मना कर दूं? आरती की खामोशी हाँ का जवाब दे रही थी। वह शर्म से लाल हुए जा रही थी सुमित के शब्दों को सुन के, और उसे फ़ोन काट दिया। अब अगली मुलाकात घर में ही होने वाली थी, सबके सामने। उसकी मीठी आवाज़ को सुनकर सुमित ने उसका चेहरा अपने मन में बनाया था, जो कि बहुत ही प्यारा मासूम सा था, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट उसकी बातें ही बता रही थी कि वह कितनी प्यारी है। जब सुमित अंदर गया तो वह सब लोग अपनी हंसी ठहारों में व्यस्त थे। तो कर्नल रिश्ते की बातें करने जा रहे थे, तो अपने किस्से सुनाए बिना कैसे रह सकते थे। और रही लेडीज़ लोगों की बात, तो वह तो अपना हंसी मजाक ढूंढ ही लेती हैं। मेरे अंदर जाते ही सब लोग एक्शन में आ गए। थोड़ी ही देर में आरती को उसकी छोटी बहन के साथ लेकर आ रही थी। जैसा कि सुमित ने अपने मन में उसका चेहरा बनाया था, उसकी आवाज़ सुनकर उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका शर्म से हुआ लाल चेहरा साफ बता रहा था कि वह शादी के लिए तैयार थी। फिर क्या था, 1 महीने के अंदर दोनों की शादी हो गई। बहुत कम समय मिला एक दूसरे को जानने का, लेकिन जितना भी मिला वह बहुत ही खूबसूरत था। उस 1 महीने में मैंने उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। बाहर जाना, मूवी दिखाना, शॉपिंग कराना, हर वह चीज़ जो लड़की चाहती है वह मैंने पूरा किया। बहुत जल्दी है मेरी आरती बहुत खुश था। सुमित इतने समय बाद उसने आरती से मिलने जा रहा था। जानता था न जाने कितनी शिकायतों का पोटला बांध कर रखी होगी। सुमित की नज़र अपने सरताज पर गई। अपने पापा आपसे मिलने आ रहे हैं।
इतने समय के बाद मेरी तो जान ही निकल रही है तुमसे मिलने के लिए। अब तो बस इंतज़ार नहीं हो रहा। जब तुम पैदा होने वाले थे, मुझे माफ़ करना, मुझे तुझे छोड़कर आना पड़ा। कैसे भूल सकता हूँ मैं उस रात। आरती को दर्द शुरू हुए थे और हम हॉस्पिटल जाना पड़ा। पूरे 9 महीने हम दोनों ने हमारे साथ बिताए थे, पर आखिरी वक्त जब तुम इस दुनिया में आने वाले थे, मैं तुम्हारे पास नहीं था। मुझे आज भी याद है। देखिए सुमित, इस वक्त तुम मेरे साथ ही रहना, मुझसे दूर मत जाना। जैसे ही उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, वैसे ही मेरे पास से बॉर्डर से फ़ोन आ गया और मुझे तुरंत निकलना पड़ा। आरती को पता भी नहीं था कि वह बच्चे को जन्म देकर आंखें खोलेगी तो मैं उसके सामने नहीं रहूँगा। मैं अपने दिल का कचोट रहा था। यह मेरी ज़िंदगी का मोमेंट था जब मैं अपने बच्चे की पहली बार गोद में लेकर खिलाना चाहता था। आरती के चेहरे की वह खुशी देखना चाहता था जिसे वह मासूम करना चाहती थी मेरे साथ। पर मैं अपने देश के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं चुन सकता था। मेरे लिए, देश के लिए मेरा भारत सबसे पहले था। मेरी पत्नी और मेरे सारे परिवार बाद में थे। लेकिन अब मैं सबकी शिकायतें दूर कर दूंगा। अब मैं एक ही पल में तुमसे किसी भी दूर नहीं रहूँगा। मैं आ रहा हूँ जल्दी तुम सबसे मिलने के लिए। मेरा इंतज़ार करना। फिर अचानक सुमित से की नज़र अपनी माँ की फ़ोटो पर जाती है तो वह हंस देता है और कहता है, मैं जानता हूँ अभी तक अपने न जाने कितने पकवान बना लिए होंगे मेरे लिए। आपकी रात की नींद भी सुकून से नहीं गुजरती होगी। मैं समझ सकता हूँ आप अपने बेटे से दूर रहना कितना तकलीफ़ दे रहा होगा। जब मैं आज खुद अपने बेटे से 3 साल से नहीं मिला हूँ, उसे देखा तक नहीं है, मेरे लिए सबसे तकलीफ़ की बात है। मैं समझ सकता हूँ। वहाँ पर मैं वादा करता हूँ अब मैं आ रहा हूँ और अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। फिर आपके पापा के लिए बोलता है, आखिरी कर्नल का बेटा हूँ, थोड़ी तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। मेरे पिता ने पूरी ज़िंदगी देश के लिए लगा दी तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपने देश के लिए अपनी ज़िंदगी कुछ हिस्सा दे दूँ। कर्नल साहब का घर। तभी ज़ोर से चिल्लाती हुई नेहा अपनी माँ को आवाज़ लगाती है कि माँ, भाभी आ गई और हमारे छुचकू सरताज भी आ गए। सुधा भागती हुई अपनी रसोई से काम छोड़ती है और आरती को मिलने जाती है। वह उसे बाहर ही गले लगाते हुए पूछ जाती है क्योंकि आरती को देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा उसके सामने खड़ा है। आरती झूमते हुए अपनी सास से बोलती है कि माँ, आज सुमित जी आ रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज वह आ रहे हैं। मुझे उनसे मिलना है। झरझर बहते हुए नीर आरती के दिल की धड़कनों को बढ़ाए जा रहे थे। अपने प्रियतम का इंतज़ार अब वह कब से कर रही थी। मैं न जाने क्या क्या अपने सुमित से उसे शेयर करना था। उसके बच्चे की किलकारियाँ, उसकी हरकतें, उसकी हर चीज़। अरे मेरा मुन्ना, यह कहकर सुधा ने सोम को गोद में ले लिया और उसका माथा चूमने लगी। तुझे पता है आज तेरे पापा आ रहे हैं। आज तू अपने जन्म के बाद पहली बार अपने पापा की शक्ल देखेगा। उसने सीने से लगा, जाना फिर देखना, वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा पाएगा। इतना डांटूंगी उसे कि जब वह आएगा तो हिम्मत ही नहीं होगी अपने फिर छोटे से बच्चे को छोड़कर जाने की। बहुत हो गई अब देश की सेवा, बस अब परिवार की सेवा करनी है। मुझे नहीं कराने अब देश की सेवा में अपने इकलौते बेटे से दूर नहीं रह सकती। तभी आरती कहती है, अब मैं उन्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगी। न जाने कितने पल मैंने उनके बिना बिताए हैं, न जाने क्या क्या सपने देखे थे उसके साथ में। अपने हर पल के जीने के, हर एक बर्थडे के सेलिब्रेट करने के लिए। बच्चे के 3 साल का बर्थडे जाने का क्या मैंने साथ निभाने का सोचा था, पर अब मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। दोनों सास बहू अपने अपने आंसू पोंछते हुए घर के अंदर प्रवेश करती हैं। आरती को देखकर उसके कर्नल साहब के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब वह उसके पैर छूने जाती है तो कर्नल साहब कहते हैं, जाओ बहू, घर को सजाओ, कल तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है, सबसे अच्छा सरप्राइज़ देना, इतने सालों बाद आ रहा है। यह सुनकर के आरती के चेहरे की चमक बढ़ जाती है। अब तो मैं दिल और जान लगा दूंगी पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाने में, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पिछले 3 सालों में बहुत कुछ मिस किया, अब सब कुछ एक साथ पाल। और फिर कर्नल साहब सोम को गोद में लेकर खिलाने लग जाते हैं। आरती कमरे में चली जाती है और कहती है, अभी रात कैसे बीतेगी, एक रात का इंतज़ार बहुत लंबा हो रहा है। सुमित की फ़ोटो को हाथ में लेकर कहती है, बहुत तड़पाया लेफ्टिनेंट साहब, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगी, ऐसे पीछा छुड़ाने नहीं दूंगी तुम्हें। तभी उसका और सुमित बेटा
उसके पास आ जाता है और वह सुमित की फ़ोटो देखकर बोलता है, मम्मा पापा पापा। अपनी तोतली आवाज़ सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, अब हमें पापा को तस्वीर में नहीं देखना, अब तो हम उन्हें साफ सामने से देखेंगे। वह तो मैं देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। सुबह का सूरज बता रहा होगा कि आज किसी के आने का बेसब्री से इन सबको इंतज़ार हो रहा है। घर को नेहा और आरती ने मिलकर बहुत दुल्हन की तरह सजाया और सुधा जी तो रसोई में ही नहीं छूट रही होती। न जाने क्या क्या पकवान बनाए लिए होते हैं। नेहा दौड़कर जाती है, उसे लगता है उसके भैया आ गए, पर वहाँ कोई ऑर्डर डिलीवरी वाला होता है और वह कहता है, मैडम आपके केक ऑर्डर किया था। नेहा चुपके से वह केक ले आती है क्योंकि उसी ने वह केक एनिवर्सरी का ऑर्डर किया था अपने भाई और भाभी को सरप्राइज़ देने के लिए, और चुपके से जाकर फ्रिज में रख देती है और माँ से कहती है, खबरदार जो भाभी को कुछ बताया आपने। हाँ हाँ ठीक है बाबा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। तो भी खुशी मना अपने भाई के आने की। सारी तैयारियां हो चुकी थी, तभी कर्नल साहब के पास एक फ़ोन आता है। वो बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। अचानक से उनके हाथ से अखबार छूट जाता है और वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। सुधा भी उसके इनके पीछे भागती है। फिर अरे यह क्या हुआ, अचानक से भाग गए, कुछ बताया भी नहीं। ज़रूर किसी दोस्त ने फिर से बुला लिया होगा। अभी भी चैन नहीं है अपने दोस्तों से मिलने से। बेटा आ रहा है फिर भी दोस्तों से मिलने लगी रहती है। तभी आरती रसोई में माँ के पास आती है और कहती है, माँ कब तक पहुँचेंगे यह, मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। अच्छा चलो आप देखो मुझे कैसी लग रही हूँ, मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना। लाल रंग इन्हें बहुत पसंद है, आज मैंने उनके पसंद की साड़ी पहनी है। हाँ हाँ तू तो बहुत सुंदर लग रही है, भगवान ने तो तुझे बनाया ही इतना सुंदर है, ऊपर से साज श्रृंगार करती है तो और भी सुंदर लगती है। और मैंने मुन्ना राजा को अच्छे से तैयार किया या नहीं, खुद आप ही देख लीजिए। अरे वाह, अपने सोम की नज़र उतारने लग जाती है। काला टीका दोनों को लगाकर कहती है, तुम दोनों को किसी की नज़र ना लगे, ऐसे ही तुम्हारी खुशियाँ दिन दुगनी रात चौगनी हो। एक माँ अपने बच्चों के लिए यही दुआ है। सच में आरती कभी कभी सोचती थी कि वह बहुत किस्मत वाली है कि उसे ऐसा परिवार मिला। माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाली सास, बहन से भी ज़्यादा अच्छी दोस्त ननंद के रूप में मिली, ससुर जिन्होंने पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। अरे नेहा, आरती का थाल तो तैयार कर ले। कर्नल साहब, मुझे लगता है अपने बेटे को साथ में लेकर ही लौटेंगे। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, किसी के भी आने की कोई खबर नज़र नहीं आ रही थी और कर्नल साहब अचानक से कहाँ चले गए समझ में नहीं आ रहा था। फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते। थोड़ी देर में फिर से दरवाजे की घंटी बजती है और नेहा दौड़ती हुई माँ के पास आती है। माँ, इस बार तो पक्का भैया आ गए, आप जल्दी से आरती की थाल ले लीजिए और मैं नज़र उतारने वाली थाल लेती हूँ, वहीं पर स्वागत करेंगे। और भाभी भी जल्दी से बुला ले, ऊपर कमरे में है। सुधा नेहा की बात सुनकर बोलती है, अरे आरती भाभी तैयार हो गई क्या, इतना सज सवर कर जल्दी आ जाओ नीचे, भैया आ गए, जल्दी जल्दी करो। हाँ हाँ बस आ ही रही हूँ। जल्दी से सोम को गोद में उठाती है और दौड़ती हुई नीचे आती है। बेसब्री का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। सबकी आंखें सुमित को देखने के लिए तरसती रही। सुधा ने जैसे ही गेट खोला, दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी। क्या हुआ, असमंजस्य की स्थिति। वह तो अपने बेटे को देखने आई थी, हाथों में आरती की थाल लिए, पर वहाँ पर तो न जाने कितने पुलिस वाले खड़े हुए थे। कर्नल साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे। बेटा, शब्द मुंह से निकलते थे पर दिल अंदर से कह रहा था कि मेरा बेटा सुमित कहाँ है। साहब से बोली, मेरा बेटा कहाँ है और आप कहाँ चले गए थे मुझे बिना बताए। तुम्हें पता नहीं अभी सुमित आने वाला है, और यह भी भीड़ कैसी है क्या, उसका स्वागत करने के लिए तुम सबको घर पर बुला लाए। कर्नल साहब खामोश थे, आज सब कुछ बिखर गया था। छाती पीट पीट कर सुधा पूछ रही थी, मेरा बेटा कहाँ है, क्या तुम उसे लेने के लिए गए थे, फिर इतनी देर कहाँ से तुम। पीछे से एक एम्बुलेंस आती है। सुमित स्ट्रेचर पर लेटे हुए सीधे ज़मीन पर रख दिया जाता है। उसे सलाम
वापस लौट गया। वापस लौटने की खबर मुझे थी और को दी। अगर मुझे खबर होती तो मैं ऐसे अचानक से आने पर भाग। मेरे पास यहाँ के ऑफिस फोन आया था कि हमारे बेटे सुमित शहादत में मौत हो गई। मैं कैसे तुम्हें यह खबर सुनाता। सुधा, तुम हाथों में थाल लिए अपने बेटे के स्वागत में खड़ी थी और अब मैं तुम्हारे बेटे को कफन के साथ लाया हूँ। भगवान ने अपनी जगह मुझे क्यों नहीं उठा लिया। इस बुढ़ापे में अपने बेटे का दर्द देखने की मुझ में हिम्मत नहीं। हाँ, मैं कर्नल रहा हूँ, पर मेरा दिल इतना पत्थर भी नहीं है कि अपने बेटे की दहशत का आंसू निकाल सके। उधर आरती के माता पिता आरती को संभालते हैं। बहुत ही सम्मान के साथ तिरंगे में लपटे कटकर सुमित को घर में लेटाया जाता है। जब सुमित का शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ वहाँ लेटा हुआ होता है, तब नन्हे नन्हे पैरों से सोम अपने पिता की ओर बढ़ रहा था और उसे तिरंगे से लिपटकर बोला, पापा पापा। कर्नल साहब का दिल बाहर आ गया, मेरे कलेजे का टुकड़ा। वो दौड़कर सोम के सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, तेरे पापा तुझे देख भी नहीं पाए। बड़ा बदनसीब रहा मेरा बेटा, जो अपने प्यारे बेटे को एक बार छूकर गले से भी ना लगा सका। कर्नल साहिब, आरती मेरी बच्ची, उसकी नब्ज नहीं चल रही। आरती को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, पर कुदरत का कहर असीम टूटा था। वो सदमा आरती बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी धड़कनें रोक बैठी। कोहराम मच गया। आरती ने साबित कर दिया कि उसका प्यार और इंतज़ार आज सुमित के साथ हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला था। आज जीने मरने का वादा किया था, साथ ही जी तो नहीं पाई पर साथ मरने का वादा तो निभा गई। पर वो एक फ़र्ज भूल गई थी कि एक माँ होने का फ़र्ज वो भूल गई थी। जो भूल गई थी केवल वो पत्नी नहीं थी, वो एक माँ भी थी। उसने सोम के लिए फ़र्ज़ निभाया था, पर वो अपना फ़र्ज़ निभाए बिना ही सुमित के साथ चीर निंद्रा की यात्रा पर निकल गई। कर्नल साहब और सुधा कैसे अपने दिल पर धीरज धरते। ये कैसा भगवान ने कहर ढाया। जब आरती को घर लाया गया तो घर का दृश्य शमशान से कम नहीं लग रहा था, जैसे किसी बुरी नज़र लग गई थी। कर्नल के परिवार को कहा, घर पर एक पल में खुशियों का अंबर लगाने वाला था। नेहा ने अपने भाई और भाभी की एनिवर्सरी के लिए केक बनवाया था। जब वह जाकर किसी काम में उसे देखेगी तो तड़पती आत्मा बयां कर रही थी। उस दर्द को कोई समझ नहीं सकता। उसने वो केक हाथ में लिया और नीचे फेंक दिया। एक साथ विवाह के बंधन में आज के ही दिन दोनों इस घर में प्रवेश किए थे और आज ही दोनों को अंतिम विदाई दी। दोनों को आज वैसे ही दूल्हा दुल्हन की तरह सजाया गया था। न जाने कितने लोगों का आडंबर लगा था इस युगल को देखने के लिए। नीर बहाती नज़रें कभी ना वापस मिलने की विदाई कर रही थी। आज सुमित के साथ आरती के लिए भी देश ने पूरा सत्कार किया था। बिगुल बजा लेफ्टिनेंट और उसकी पत्नी को विदाई दी गई। सोम ने अपने माता पिता को मुखाग्नि देकर नन्ही सी उम्र में अपना फ़र्ज़ पूरा किया था, जिसे इसकी मतलब भी नहीं पता था। उस मासूम की नज़रें अपनी माँ को ढूंढ रही थी। कर्नल का घर असीम शांति में डूब गया था, पर दोनों जाते जाते एक उम्मीद की किरण सोम को छोड़ गए। 20 साल बाद। अरे वाह सुधा जी, आज भी आपके हाथों की महक वैसी है जैसे 20 वर्ष पहले थी। क्या क्या पकवान बना रही हो। बहुत कुछ बनाया है मेरे बच्चे के लिए। आज वो वापस आ रहा है। एक पल में वो पहले का दृश्य जीवित हो गया। पर बहुत हिम्मत होती है फौजियों के परिवार में, न जाने कौन से कलेजे का निर्वहन होता है। हाँ क्यों नहीं, आज सोम आ रहा है मेरा पोता। आज वो उसके लिए सब कुछ बनाऊंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुधा हाथ में थाल लिए जाती है, पर भगवान हर बार निर्मोही नहीं हो सकता। दरवाजे पर सोम खड़ा था, जिसे देखकर सुधा अपने गले से लगा लेती है, पर एक ही पल के लिए वो सोम के लिए फैसला लेने में डगमगाती नहीं। वो लेफ्टिनेंट का बेटा है और लेफ्टिनेंट ही बनेगा। सलाम करती हूँ मैं देश के सभी फौजियों को। आज जब यह कहानी लिखते वक्त मेरी आंखों में बह रहे थे तो मैं समझ भी नहीं सकती उन लोगों को क्या बीतती हो के लिए पति और बेटे को भी कुर्बान कर देते हैं। उनका दिल कितना बड़ा होता होगा, जो यह कुर्बानी देने के लिए भी अपने आने वाली पुश्तों को यह महसूस कराते हैं कि बेटा, अपने देश के लिए जान देना हमारे लिए फ़क्र की बात है। दिल से सलाम उन माओं को बहुत बहुत नमन, जो अपने कलेजे के टुकड़े को दुश्मनों से लड़ने के लिए छोड़
मन, वह बच्चे को जो अपने पिता की गोद की किलकारियाँ लिखने की बजाय अपने पिता के हाथों में बंदूक लिए पसंद करते हैं, उन्हें मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारी यह इमोशनल कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।